आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन लाता है। अपकमिंग आईपीओज 2026। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा आईपीओ पैसा बनाएगा, रिस्की है? लेकिन इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब नहीं होता। इसका जवाब मैपिंग होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, मार्केट साइज, प्रमोटर क्वालिटी, वैल्यूएशन, लिस्टिंग स्ट्रक्चर, फ्रेश इशू वर्सेस ओएफएस, मैक्रो एनवायरनमेंट और टाइमिंग के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले एक सिंपल फ्रेमवर्क ले लो। मैं 5 चीजें जो हर आईपीओ एनालाइज करने में यूज करो। 1. बिजनेस क्वालिटी और ग्रोथ विजिबिलिटी। क्या कंपनी का प्रोडक्ट सॉल्यूशन स्केलेबल है और क्या एड्रेसेबल मार्केट बड़ा है? 2. फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, कैश फ्लो कहां से आता है और डेट कितना है? 3. प्रोमोटर एंड गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। क्या प्रोमोटर्स क्रेडिबल हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं क्या? ऑडिट सेल कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्लियर हैं क्या? 4. वैल्यूएशन एंड लिस्टिंग स्ट्रक्चर। प्राइस बैंड जस्टिफाइड लगता है या नहीं? क्या इशू मोस्टली ऑफर फॉर सेल, ओएफएस है जिससे प्रोसीड्स प्रोमोटर्स को जा रहे हैं या फ्रेश कैपिटल कंपनी को मिल रहा है? 5. मार्केट एंड मैक्रो टाइमिंग, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, ग्लोबल लिक्विडिटी एंड सेक्टर सेंटिमेंट। अगर आप इन 5 चीजों को सिस्टमैटिकली चेक करोगे तो पैसा बनाएगा और रिस्की को आइडेंटिफाई करना ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। अब चलिए कुछ रियल नेम्स और सिनारियोस को प्रैक्टिकल टर्म्स में समझते हैं। मैं अभी मार्केट में जो हाई अटेंशन आईपीओस चल रहे हैं या जिनके फाइलिंग्स आई हैं उनको कॉन्टेक्स्ट के साथ बताऊंगा और हर एक के लिए एक न्यूट्रल रिस्क प्रोफाइल दूंगा। पहला क्लस्टर है डेटा एआई और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टाइप आईपीओस, जहां सबकी नजर पड़ रही है। इस कैटेगरी का नोटेबल नेम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, जिसका आईपीओ फरवरी 2006 में ओपन हो रहा है और जो एनालिटिक्स और एआई सर्विसेज प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। इस तरह की कंपनीज का यूएसपी होता है रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स और हाई ग्रोस मार्जिन्स अगर प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्मिस्ट हो। फ्रैक्टल जैसी कंपनीज का पोटेंशियल तभी रियल है जब उनके पास स्टिकी क्लाइंट रिलेशनशिप्स हो, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हो और ऑर्डर बुक विजिबल हो। रिस्क तब आता है जब वैल्यूएशन बैंड बहुत एग्रेसिव हो या रेवेन्यू हाई ग्रोथ पर हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हो या क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, 1-2 क्लाइंट्स पर रेवेन्यू डिपेंडेंट। इस कैटेगरी का एक और रिस्क फैक्टर है टेक्नोलॉजी साइकिल। अगर मार्केट का एक्साइटमेंट एआई पे चला गया तो लिस्टिंग के टाइम पे स्ट्रांग डिमांड मिल सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड आ गया तो हाई ग्रोथ सॉफ्टवेयर नेम्स सबसे पहले प्रेशर फेस करते हैं। इसलिए फ्रैक्टल टाइप आईपीओस को ग्रोथ एट अ प्राइस माइंडसेट से देखो। अगर वैल्यूएशन सेंसिबल है और ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग पॉप नहीं भी सही कर सकती और आफ्टर मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। दूसरा क्लस्टर है फिनटेक, एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंपनीज। यहां एक नेम जो मार्केट अटेंशन ले रहा है वो है आई फाइनेंस और सिमिलर स्ट्रक्चर्ड लेंडर्स। फाइनेंशियल सेक्टर आईपीओस का यूनिक एनालिसिस होता है। यह देखना जरूरी है कि अंडरराइटिंग क्वालिटी कैसी थी, एनपीए ट्रेंड क्या है, प्रोविजनिंग एडिक्यूट है या नहीं, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स का ट्रेंड क्या है। अगर एनबीएफसी का लोन बुक हाई यील्ड बट पुअर अंडरराइटिंग तो मैक्रो स्ट्रेस पीरियड में एनपीएज तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए आई फाइनेंस जैसे इशूअर्स को तभी कंसिडर करो जब आरएचपी में विंटेज, परफॉर्मेंस, राइट ऑफ्स, कलेक्शन एफिशिएंसी और आईएनआर बोरोइंग कॉस्ट पे क्लैरिटी हो। अगर इंटरेस्ट रेट्स में ग्रोथ हो रही है तो एनबीएफसीज का फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगा और मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। इसलिए मैक्रो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट को देखना मस्ट है। तीसरा क्लस्टर है बड़ा,
मार्की आईपीओज जिनका मार्केट सेंटिमेंट पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, यहां सबकी नजर है एनएसई जैसे लिस्टिंग पे जो ओएफएस के थ्रू प्लान हुआ है और रूमर्स, सॉस, एक्सपेक्टेशंस है रिलायंस जियो जैसी मेगा लिस्टिंग्स के ऊपर। इन मेगा आईपीओज का लॉजिक अलग होता है। अगर इशू ओएफएस है तो कंपनी को फ्रेश कैपिटल नहीं मिलता, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे होते हैं। इससे लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंशन डायरेक्टली फंड नहीं होती। कंपनी के बैलेंस शीट पे इमीडिएट इंपैक्ट नहीं, लेकिन मार्केट परसेप्शन और लिक्विडिटी डायनामिक स्ट्रांगली चेंज होती है। एनएसई जैसे एक्सचेंज की लिस्टिंग से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल स्टॉक मिलता है, लेकिन वैल्यूएशन, गोवोरी जस्ट शेयर होल्डर स्ट्रक्चर और ओएफएस नेचर को समझा बिना एंथुजियाज्म पे इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। रिलायंस जियो जैसी लार्ज टेक प्लस टेलीकॉम कंबाइंड प्लेस टिपिकली हाई इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वैल्यूएशन और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, एआरपीयू ट्रेंड्स को क्लोजली देखो। बड़ी लिस्टिंग्स का एक पैटर्न ये है, अगर इशू वेल प्राइस्ड और डिमांड हाई है, लिस्टिंग पॉप पॉसिबल है, लेकिन बड़ा इशू अगर ओवर वैल्यूड हो तो मार्केट में डिमांड डिफ्यूज हो सकती है और आफ्टर मार्केट वीक रहेगा।